दुनिया में कुछ रहस्य, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें शायद ना जानना ही बेहतर है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए। आज हम अपने स्रोतों के आधार पर एक ऐसी ही गुत्थी की परतें खोलने जा रहे हैं। ये कहानी एक प्रोफेसर की मौत से शुरू होती है, लेकिन जैसा कि हमें पता चलेगा, वो मौत अंत नहीं थी। वो तो एक ऐसी भयानक कहानी की शुरुआत थी जिसे समझने की कोशिश में दिमाग की नसें हिल जाएं। बिल्कुल। और उस मौत के पीछे की वजह तलाशते हुए जो पहली चीज हाथ लगती है वो है एक पुराना लकड़ी का बक्सा। एक ऐसा बक्सा जिस पर साफ साफ चेतावनी लिखी थी। पर इंसानी फितरत है कि जहां मनाही हो वहां जाने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस बक्से में क्या था, बल्कि ये समझना है कि वो चीजें प्रोफेसर की मौत और एक बड़े अनजाने खतरे के बारे में क्या बताती हैं। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हमारे स्रोत हमें बॉस्टन ले जाते हैं, जहां प्रोफेसर जॉर्ज एंजल रहते थे। वो प्राचीन भाषाओं और प्रतीकों के एक बहुत ही सम्मानित विशेषज्ञ थे। जी, मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी किताबों, म्यूजियम और शांत एकेडमिक बहसों में गुजरी हो। हाँ, बिल्कुल। उनकी छवि एक ऐसे सीधे साधे प्रोफेसर की थी जो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। और यही बात इस कहानी को और ज्यादा पेचीदा बनाती है। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी में खतरे की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। उन्हें सड़क के किनारे मृत पाया गया। हाँ, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह थी हार्ट अटैक। एक उम्रदराज आदमी की अचानक हुई मौत। मामला सीधा साधा मानकर बंद कर दिया गया, लेकिन हमारे स्रोत इस सीधे साधे जवाब पर सवाल उठाते हैं। और यहीं पर उनके भतीजे फ्रांसिस थर्स्टन की एंट्री होती है। फ्रांसिस अपने चाचा के बहुत करीब थे और उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके चाचा जैसे सेहतमंद इंसान की मौत यूं ही हो गई। उन्हें शक था कि पर्दे के पीछे कुछ और है। पुलिस के लिए जो केस बंद हो चुका था, फ्रांसिस के लिए वो एक बड़ी साजिश की पहली कड़ी थी। और सच की तलाश अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां दूसरों की नजर नहीं जाती। बिल्कुल। फ्रांसिस ने जब अपने चाचा का सामान समेटना शुरू किया तो वो किसी सुराग की तलाश में थे। कोई खत, कोई नोट, कुछ भी जो इस अचानक हुई मौत की वजह बता सके। और उन्हें एक सुराग मिला भी। चाचा की स्टडी डेस्क की दराज में कुछ पुराने कागजों के नीचे दबी हुई एक छोटी सी मामूली दिखने वाली चाबी। अब ये अजीब बात है ना। हाँ। एक प्रोफेसर जो किताबों की दुनिया में खोया रहता है, उसने गुपचुप एक बैंक लॉकर क्यों रखा होगा? यही सवाल फ्रांसिस को भी परेशान कर रहा था। स्रोत बताते हैं कि प्रोफेसर की शख्सियत ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वो कोई राज रखें। ये पहला संकेत था कि उनकी अकादमिक दुनिया के नीचे कुछ और भी छिपा था। तो वो बैंक गया उस चाबी से लॉकर खोलने? हाँ, जब फ्रांसिस ने बैंक जाकर उस लॉकर को खोला तो अंदर कोई पैसा या जेवर नहीं था, बल्कि धूल में सना एक पुराना भारी लकड़ी का बक्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बरसों से किसी ने छुआ तक न हो। इनमें से कुछ भी किसी को मत बताना। अब ये सिर्फ एक निजी बात रखने का अनुरोध नहीं लग रहा। इसकी टोन एक सख्त चेतावनी जैसी है। हाँ, स्रोत इस चेतावनी को कहानी का एक अहम मोड़ मानते हैं। ये सिर्फ प्राइवेसी की बात नहीं है, ये निषिद्ध ज्ञान या फॉरबिडन नॉलेज के विचार की तरफ इशारा करता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना इंसान के दिमाग के लिए खतरनाक हो सकता है। तो प्रोफेसर शायद ये कहना चाह रहे थे कि इस बक्से का राज सिर्फ राज नहीं है, ये एक बोझ है, एक खतरा है। बिल्कुल। तो फ्रांसिस के सामने एक बड़ी दुविधा थी। एक तरफ चाचा की आखिरी इच्छा और दूसरी तरफ सच जानने की बेचैनी। और जाहिर है बेचैनी जीत गई। फ्रांसिस उस बक्से को घर ले आए। हमारे स्रोत उस पल का बड़ा गहरा जिक्र करते हैं। जैसे ही ढक्कन उठा, एक पुरानी दबी हुई सी महक बाहर आई और फिर जो पहली चीज नजर आई उसने फ्रांसिस को हैरान कर दिया। क्या था वो? वो एक छोटी मिट्टी से बनी मूर्ति थी, लेकिन उसकी बनावट किसी भी जानी पहचानी चीज जैसी नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि उसे देखकर दिमाग चकरा जाता था। कैसा दिखता था वो? उसका धड़ कुछ इंसान जैसा था, पर सिर किसी ऑक्टोपस की तरह, जिसमें से कई टेंटिकल्स निकल रहे थे। पीठ पर चमगादड़ जैसे पंख थे और हाथ पैर पंजों जैसे थे। अच्छा, तो ये जो मूर्ति है, इसके डिजाइन के बारे में हमारे स्रोत कुछ और बताते हैं। ये सिर्फ डरावना दिखने के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक स्रोत इस पर जोर देता है कि ये डिजाइन जानबूझकर ऐसा बनाया गया है जो इंसानी समझ और वर्गीकरण को तोड़ दे।
ऑक्टोपस, ड्रैगन, इंसान का मिला जुला रूप, हमारा दिमाग इसे किसी एक कैटेगरी में रख ही नहीं पाता। समझ गया। यही कॉस्मिक हॉरर का मूल विचार है, वो डर जो किसी जानी पहचानी बुरी चीज से नहीं बल्कि अपरिचित और समझ से बाहर की चीजों से पैदा होता है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक राक्षस की मूर्ति नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है। तो बक्से में और क्या था? मूर्ति के अलावा दर्जनों पुराने पीले पड़ चुके कागजात थे, कुछ नोट्स, कुछ खबरों की कतरनें और कुछ अधूरे स्केच जो उसी अजीब जीव के लग रहे थे। और इन सब के बीच रखी थी एक डायरी, प्रोफेसर एंजेल की निजी डायरी। जी और उस डायरी ने सारे राज खोल दिए होंगे, है ना? बिल्कुल। डायरी के शुरुआती पन्नों में फ्रांसिस को एक ऐसी लाइन मिली जिसने इस पूरे गुत्थी को एक नया मोड़ दे दिया। प्रोफेसर ने लिखा था, ये सपना नहीं, ये चेतावनी है। ये सपना नहीं, ये चेतावनी है। हाँ, इस एक लाइन ने फ्रांसिस को समझा दिया कि उसके चाचा किसी अकादमिक शोध में नहीं बल्कि किसी असल खतरे की जांच कर रहे थे। ये रहस्य अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा था, ये कुछ बहुत बड़ा था। ये तो कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब फ्रांसिस को यकीन हो गया था कि वो सही रास्ते पर है। उसने डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसे क्या पता चला? डायरी से पता चला कि प्रोफेसर अपने आखिरी दिनों में कुछ खास तरह के लोगों से मिल रहे थे। ये लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से थे, कलाकार, वैज्ञानिक, कवि और कुछ बिल्कुल आम लोग। इन लोगों में आपस में कोई समानता नहीं थी सिवाय एक के। और वो क्या थी? उन सभी को रात में अजीब और डरावने सपने आ रहे थे। प्रोफेसर उन सपनों का रिकॉर्ड बना रहे थे और यहीं पर एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आता है। ये सभी लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, अपने सपनों में एक ही जैसे अजीब शहर और एक ही जैसे विशाल भयानक जीव का जिक्र कर रहे थे। एक मिनट, अलग अलग लोग जो कभी मिले नहीं एक ही सपना देख रहे हैं, ये कैसे हो सकता? क्या स्रोतों में इसका कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई है? स्रोत बताते हैं कि प्रोफेसर ने भी यही सवाल पूछा था। उन्होंने इसे मास हिस्टीरिया या कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी मानकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे थे। ये सपने किसी बीमारी का नतीजा नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहरी सिग्नल, कोई प्रसारण इन लोगों के दिमाग में भेजा जा रहा हो। जैसे कोई एक ही रेडियो स्टेशन सब सुन रहे हो। ठीक वैसा ही। ये तो बहुत ही डरावना ख्याल है। वो सब अपने सपनों के बाद बेचैनी में उठते थे और अनजाने में एक ही अजीब सा शब्द कागज पर लिख देते थे या बड़बड़ाते थे। और वो सब अपने कानों में एक ही आवाज सुनने का दावा कर रहे थे। हाँ, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसानी भाषा जैसी नहीं लगती थी, बल्कि किसी गहरी पानी के अंदर से आती हुई गूंज जैसी थी। प्रोफेसर इसी पैटर्न को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो समझ गए थे कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। और वो शब्द क्या था जो ये सब लोग लिख रहे थे? प्रोफेसर ने अपनी डायरी में उस शब्द का जिक्र किया है। वो शब्द था क्थुलू। क्थुलू? हाँ, CTHULLO, क्थुलू। इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी का नाम है या किसी जगह का? स्रोतों के अनुसार ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी पौराणिक कथा का केंद्र है जिसे क्थुलू माइथोस कहते हैं। ये सिर्फ एक राक्षस की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है। इस माइथोस के मुताबिक ब्रह्मांड में इंसानों से बहुत पुरानी, बहुत ज्यादा ताकतवर शक्तियां मौजूद हैं, जिन्हें ग्रेट ओल्ड वंस कहा जाता है। और वो सो रही हैं? हाँ, वो सो रही हैं और इंसान उनके सामने कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। क्थुलू उन्हीं में से एक है। तो ये सपने असल में उस क्थुलू नाम की शक्ति के थे जो सो रही और उसके सपने इंसानों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर एंजल इसी नतीजे पर पहुंचे थे। वो समझ गए थे कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं है, बल्कि किसी चीज के जागने का संकेत है। कोई ऐसी शक्ति जो अरबों सालों से समंदर के गहराइयों में सो रही थी, अब धीरे धीरे जाग रही थी और इंसानों के दिमाग से अनजाने में संपर्क कर रही थी। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, प्रोफेसर की मौत, वो अजीब मूर्ति और ये रहस्यमयी सपने, तो अब वो हार्ट अटैक वाली थ्योरी तो बिल्कुल बेबुनियाद लगती है। हाँ, अब फ्रांसिस को भी पूरा यकीन हो गया था कि उसके चाचा की मौत प्राकृतिक नहीं थी। वो किसी ऐसे सच के बहुत करीब पहुंच गए थे जो बहुत पुराना और खतरनाक था। स्रोत इस पर कई संभावनाएं जताते हैं। हो सकता है उन्हें सच जानने के डर से ही हार्ट अटैक आ गया हो, या ये भी हो सकता है कि क्थुलू की पूजा करने वाले कुछ इंसानी पंथ या कल्ट्स ने उन्हें रास्ते से हटा दिया हो ताकि ये राज दबा रहे।
ऐसा लगता है जैसे प्रोफेसर एंजल ने अनजाने में किसी ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। वो उस ज्ञान के बहुत करीब पहुंच गए थे जिसे इंसानियत से छिपा कर रखा गया है, और शायद इसी की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हाँ, उनकी एकेडमिक जिज्ञासा उन्हें एक ऐसे रहस्य में ले गई जो विज्ञान और तर्क से बहुत परे था। वो ये समझ गए थे कि अगर ये शक्ति पूरी तरह जाग गई तो इंसानियत का क्या होगा। और ये हमें डायरी के आखिरी पन्ने पर लाता है, जहां प्रोफेसर ने अपनी खोज का सबसे डरावना निष्कर्ष लिखा है। वो कोई वैज्ञानिक नोट नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी थी, एक चेतावनी थी। उन्होंने शायद कांपते हुए हाथों से लिखा होगा, और वो वाक्य था, वो जाग रहा है। सच में ये बात तो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। आखिर प्रोफेसर एंजल ठीक ठीक क्या जान गए थे? ये क्थूलू नाम की शक्ति असल में है क्या? और सबसे जरूरी सवाल, वो कौन है जो जाग रहा है और उसके जागने का दुनिया पर क्या असर होगा? इन सवालों का जवाब शायद उन बाकी कागजात में छिपा है जो फ्रांसिस को उस बक्से में मिले थे। बिल्कुल, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिस दुनिया को जानते हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है? हाँ, और हमारे स्रोत हमें बताते हैं कि इस कहानी की अगली कड़ी उन लोगों के बारे में होगी जिनके सपने उस दैत्य को जगा रहे थे। ये एक गहरा विचार छोड़ जाता है। क्या हमारे सपने केवल हमारे अपने मन की उपज है, या फिर वे किसी और अनदेखी दुनिया के लिए खिड़कियां भी हो सकते हैं? और क्या होता है जब उन खिड़कियों से कोई दूसरी तरफ से झांकने लगता है?